हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे क्यों बनाते हैं और आज के दिन क्या क्या खास महत्व है। और इसके अंदर हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि 26 ऑफ जनवरी को हमने क्यों जो है ये डेट चूज की थी। ओके, सो दिस डेट particularly was chosen as a date of commencement of constitution because of its historical importance। इसकी historical importance है। सो 1930 में 26 ऑफ जनवरी को पूर्ण स्वराज डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। फॉलोइंग द रेजोल्यूशन ऑफ लाहौर सेशन दिसंबर 29 में ये रेजोल्यूशन पास किया गया था कि 1930 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे जो है वो मनाया जाएगा। सो इसलिए ये दिन जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया था और फिर हमने इसे चुना अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंस करने के लिए। ओके, सो इससे जुड़े हुए और कुछ फैक्ट्स हम जानते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करें तो ये इसकी खास इंपॉर्टेंस है। ओके, सो द आइडिया फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रोपगेटेड इन 1934। ओके, सो एम एन रॉय जो कि एक पायनियर कम्युनिस्ट मूवमेंट के मेंबर थे, ओके, एक पायनियर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट के इंडिया के अंदर, उन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया था कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनानी चाहिए जो हमारे देश का संविधान बनाएगी। 1930 की अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली ये डिमांड की थी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए भारत के संविधान को बनाने के लिए। इसके बाद 1938 में 1938 जवाहरलाल नेहरू उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे ओके ये डिक्लेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, और जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बात कही थी कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये एक इलेक्टेड बॉडी होनी चाहिए, इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, लेकिन आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि ये जो है ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी थी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इसे नहीं बनाया गया था, वो बात हम आगे जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कैसे बनाया गया था। ओके, सो द डिमांड वाज फाइनली एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। कब इनको डिमांड को एक्सेप्ट किया गया था उसको बोलते हैं अगस्त ऑफर 1940 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ये मान गई थी कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। ओके, 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। ओके, सो वहां पे वो इंडिया में आए, उन्होंने एक प्रपोजल दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि किस तरीके से इंडिया का एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है उसे लागू किया जाएगा। ओके, तो इस पे बात बनी। फिर हम आगे देखते हैं कि क्रिप्स जो प्रपोजल था उसको जो है रिजेक्ट कर दिया गया, मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज इट वांटेड इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू टू ऑटोनोमस स्टेट्स, ओके, विद टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज। यह जो है मुस्लिम लीग की डिमांड थी। और फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान को इंडिया में भेजा गया। वाइल इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, इट पुट फोर्थ अ स्कीम फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो कैबिनेट मिशन के बाद जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्कीम आगे रखी गई। ओके, सो ये आपको याद रखना है। सो इसको अगर हम देखें कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। तो ये आपको याद रखना है कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यहाँ पे लागू किया गया था। यदि हम स्ट्रेंथ की बात करें, सो स्ट्रेंथ इसकी 389 रखी गई थी, आउट ऑफ विच 296 सीट्स जो हैं वो ब्रिटिश इंडिया को अलॉट की गई थी और 93 सीट्स वो प्रिंसली स्टेट्स को अलॉट की गई थी। एंड आउट ऑफ दैट 296 सीट्स अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया, 292 मेंबर्स जो हैं वो 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस के थ्रू आने थे और 4 जो है वो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस के थ्रू आने थे। तो इस तरीके से भारत को जो है बांटा गया था, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसे बांट रखा था कि 11 जो है गवर्नर प्रोविंसेस होंगे और 4 जो है चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस होंगे। ओके, each province and princely state were to be allotted seat in proportion to their respective population। ओके, सो हर जो है प्रोविंस को और उसके प्रिंसली स्टेट को जो सीट अलॉट की गई थी वो रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन के आधार पे उसे दिया गया था। सो रफली 1 सीट वाज टू बी अलॉटेड फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन, ये रफ आइडिया है। ओके, सो सीट्स एलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वाज टू बी डिवाइडेड अमंग 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज। सो मुस्लिम, सिख्स और जनरल, इन तीनों के बीच जो है इनको डिवाइड किया गया था सीट्स को इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। ओके, प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन इसका ख्याल रखते हुए मेनली जो है इन 3
कम्युनिटीज के अंदर जो है हमने सीट्स को डिवाइड किया था, ब्रिटिशर्स ने सीट्स को डिवाइड किया था। ओके, सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। सो ये जो मेंबर थे इनको प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो है इलेक्ट किया गया था और उसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा इलेक्ट किया गया था। एंड वोटिंग वाज टू बी द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत जो है यहाँ पे वोटिंग का सिस्टम था विद द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के साथ जो है ये मेंबर इलेक्ट किए गए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। जहां पे प्रिंसली स्टेट्स की बात आती है, जहां पे राजे रजवाड़ों की बात आती है, वहां पे जो है उन प्रिंसली स्टेट्स के पास ये ऑप्शन था या फिर वहां पे यही ऑप्शन था कि वो अपने मेंबर को नॉमिनेट करेंगे। सो it is thus clear that the Constituent Assembly was to be a partly elected and partly nominated body. Okay, so ये एक partly elected body थी और partly जो है nominated body थी। Although the Constituent Assembly was not directly elected, तो मैंने जैसे आपको बताया कि Constituent Assembly जो है वो not directly elected थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप इलेक्ट करके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में अपने मेंबर भेज रहे हो, वहां से फिर आगे जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो है मेंबर्स आ रहे थे। ओके, सो ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड था कि लोग डायरेक्टली इनको नहीं इलेक्ट कर रहे थे, एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे नहीं इलेक्ट कर रहे थे। ओके, सो असेंबली कंप्राइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। सब जो है सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी के यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन था, हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, पारसी, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, एससी, एसटी, ओके, इंक्लूडिंग वुमेन, हर जगह का रिप्रेजेंटेशन आपको दिख जाता था। एंड असेंबली इंक्लूडेड ऑल इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, जो उस टाइम की हमारे लीडरशिप थी, सब लोग जो है यहाँ पे इसके मेंबर थे। ओके, एक्सेप्शन ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी इसके मेंबर नहीं थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके, सो अगर हम वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो फर्स्ट मीटिंग आपकी होती है 1946 में। मुस्लिम लीग इसे बायकॉट कर देती है। ओके, और वो अपने सेपरेट स्टेट की डिमांड पे अडिग रहते हैं। एंड मीटिंग वाज दस अटेंडेड बाय ओनली 211 मेंबर्स। 211 मेंबर्स इस मीटिंग को अटेंड करते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि ओल्डेस्ट मेंबर थे, वो पे इनके जो है एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट नियुक्त किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। ओके, और ये सिस्टम जो है ये एक फ्रेंच प्रैक्टिस रही है कि आप जो है ओल्डेस्ट मेंबर को इलेक्ट करवा देते हो एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट के तौर पे। उसके बाद जो है लेटर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। सिमिलरली बोथ एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णचारी वर इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। ये दो जो है वाइस प्रेसिडेंट थे। और इसके बाद 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू जो है वहां पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास करते हैं। ओके, और वहां से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है उसके फंडामेंटल और उसकी फिलोसफी को रखा जाता है। तो ऐसे कहानी आगे बढ़ती है। इसके अलावा आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ओके, तो उसने कुछ चेंजेस किए इस असेंबली को लेके। सो असेंबली वाज मेड अ फुल्ली सोवरेन बॉडी, ओके, विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज्ड। तो ये फुल्ली सोवरेन बॉडी जो है ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास होने के बाद ही बनी थी। द एक्ट एम्पावर्ड द असेंबली to abrogate or alter any law made by the British Parliament in relation to India. So इस एक्ट के तहत हमारी असेंबली को ये एम्पावरमेंट किया गया कि वो किसी भी कानून को बदल सकते हैं जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यहाँ लागू किया है। द असेंबली ऑल्सो बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, एक तरफ से ये कॉन्स्टिट्यूशन भी बना रही है, दूसरी तरफ से ये कानून भी बना रही थी और एक लेजिस्लेटिव बॉडी का भी काम कर रही थी। इन अदर वर्ड्स, two separate functions were assigned to assembly, that is making of constitution for free India and enacting the ordinary law for the country। दो जो है फंक्शन साथ साथ चल रहे थे, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, दूसरा जो है ऑर्डिनरी लॉ पास करना। सो द असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया, ये आपको याद रखना है। डोमिनियन लेजिस्लेचर था ये। ओके, सो व्हेनेवर असेंबली मेट एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, ओके, इट वॉज चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के तहत इकट्ठे होते थे सारे वहां पे, तब जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसको चेयर करते थे। और जब जो है ये लेजिस्लेटिव बॉडी के तहत खड़े होते थे, आके एक साथ आते थे, वहां पे जो है इसको जीवी मावलंकर साहब जो है चेयर करते थे। ओके, सो ये दो फंक्शन जो है इन्होंने एक तक निभाए। और
जब तक इनका काम चलता रहा, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान कंप्लीट हो चुका था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 26 जनवरी की डेट हमने क्यों ली, उसका एक अपना महत्व है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। ओके, लेकिन इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम लीग, उन्होंने अपने मेंबर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से विड्रॉ किए। ओके, और असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ जो है अब घट गई थी, वो 299 रह गई थी 389 से। ओके, ये जो है सिस्टम चलता रहा कि जितना कैबिनेट मिशन प्लान के तहत रखी गई थी, उससे जो है स्ट्रेंथ जो है इनकी घटती गई। और इसके बाद आपको एक चीज और जाननी है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, प्लेड सम अदर फंक्शंस आल्सो। ओके, वो भी आपको मालूम होने चाहिए। इट रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप टू द कॉमनवेल्थ। ओके, ये डिसीजन भी इन्होंने लिया। इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑल्सो, वो भी इन्होंने अडॉप्ट किया। इट अडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑल्सो, ये भी इन्होंने अडॉप्ट किया। और ये आपको क्रोनोलॉजी भी याद रखनी है। देखिए, मई 1949 में हम जो है कॉमनवेल्थ का पार्ट बनते हैं। उससे पहले नेशनल फ्लैग वो भी एक हमने लिया, तो उस डेट को भी आपको याद रखना है। इट अडॉप्टेड नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950, ये भी आपको याद रखना है। एंड इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24, 1950। सो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिन्होंने जो है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड हैं। द एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। Sir B.N. Rao, he was appointed as a constitutional advisor, legal advisor to the Constituent Assembly. H.V.R. Iyengar was secretary to the Constituent Assembly. S.N. Mukherjee was chief draftman to the Constitution, okay, and the Constituent Assembly. Prem Bihari Narayan Raizada was a calligrapher of Indian Constitution. जो नकाशी होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल कॉपी के ऊपर, वो जो है इन्होंने की है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ओके, एंड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटन बाय हिम, ये आपको मालूम होना चाहिए। द ओरिजिनल वर्जन वॉज ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन। शांति निकेतन जो कि टैगोर साहब से रिलेटेड है। ओके, वहां के जो दो आर्टिस्ट थे, नंदलाल बोस और बेहोर रामचंद्र सिन्हा। सो ये नाम आपको याद रखने हैं, इन्होंने जो है एक तरीके से डेकोरेट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। सो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, आज के दिन की खास इंपॉर्टेंस है। दैट्स इट, थैंक यू।